नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन फिर हंगामा शुरू हुआ और ऐसी चर्चा थी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होगी। लेकिन विपक्ष ने चर्चा और वोटिंग कराने की बजाय मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई। इससे पहले कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फिर लोकसभा में जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया, तब विपक्षी सांसद पोस्टर लिए और नारेबाजी करते हुए वेल में घुस गए। जयशंकर के बयान के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। लेकिन सवाल है कि जो विपक्ष लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बेकरार था, जो संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा और निष्पक्षता का हवाला दे रहा था, वो अपने ही प्रस्ताव से भागता क्यों दिखाई दे रहा है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको देखिए। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। अब चाहे वो पास हो या फेल हो, बात वो नहीं है। वोट कम हो ज्यादा हो, बात वो नहीं है। अरे कड़ा संदेश गया है स्पीकर चेयर को। कांग्रेस का और विपक्ष का ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। ये नाराजगी है। मुझे लगता है कि ये स्पीकर से ज्यादा सरकार के खिलाफ गुस्सा है। एक आदमी का जिद को पूरा करने के लिए स्पीकर के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया है, उसको मुंह खाना पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा कांग्रेस पछताएगा और देश के लोग देखेंगे। देश की राजनीति में अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी तलवारें खींच चुकी हैं और कांग्रेस आर पार के मूड में है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब विपक्षी खेमे के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने लायक नंबर ही नहीं है, तो फिर ये सियासी स्टंट क्यों? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जन भावना का हवाला दे रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इसे स्पीकर की चेयर को संदेश देना बता रही हैं। कि नंबर तो आप लोगों के पास है नहीं, किस तरीके से आगे लेके? देखिए, कोई पहली बार नहीं आ रहा है, कई बार आया है। सब आंख से देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, अन्य नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। तो निश्चित रूप से अगर जनभावना भारत की 140 करोड़ लोगों की जनभावना ना है, तो उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। तो ये चर्चा शुरू होगी। अब चाहे वो पास हो या फेल हो, बात वो नहीं है। वोट कम हो ज्यादा हो, बात वो नहीं है। अरे कड़ा संदेश गया है स्पीकर चेयर को कि आने वाले, ये सिर्फ ओम बिरला जी की बात नहीं है, आने वाले समय में और भी कोई स्पीकर्स बनेंगे कि उनकी जो जिम्मेदारी है निष्पक्षता से काम करने की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मर्यादा करने की जिम्मेदारी है, वो उसको बखूबी निभाएंगे। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने से रोकते हैं। इसी के विरोध में करीब 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए। वैसे आंकड़ों और बाजीगरी में सत्ता पक्ष यानी एनडीए काफी मजबूत है। करीब 290 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि विपक्ष का ये प्रस्ताव गिरना तय है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सिर्फ एक आदमी की जिद को पूरा करने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत पछताएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। तो पलटवार में एनसीपी शरद गुट की सांसद फौजिया खान ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को मजबूरी बताया। कोर्ट को मानते नहीं है, कोर्ट का टिप्पणी को ये लोग क्रिटिसाइज करता है, इलेक्शन कमीशन का बात नहीं मानता है, कोई भी संवैधानिक संस्था है बात मानता ही नहीं, डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं। कांग्रेस वाले एक ही परिवार को ही मानते हैं ये लोग। अब लोकसभा स्पीकर जो है
एक ही पद बचा था जिसको कांग्रेस पार्टी, मैंने सोचा कि इसको तो बख्श देंगे, उसको भी नहीं बख्शा। तो हम लोग जवाब देंगे अच्छी तरह से सदन में, लेकिन कांग्रेस पछताएगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में बिना कोई कारण और बिना सोच समझ के एक आदमी का जिद को पूरा करने के लिए स्पीकर के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया है उसको मुंह खाना पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा कांग्रेस पछताएगा और देश के लोग देखेंगे। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो फिर यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है, यहाँ पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कहाँ है? तो दूसरा और पर्याय क्या रह जाता है सिवाय इसके कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाए? कांग्रेस का और विपक्ष का ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी राहुल सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की और बिना नाम लिए राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पीकर साहब हुड़दंगी छात्रों को भी बड़ी कुशलता से संभालते हैं। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। स्पीकर की कुर्सी को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष इसे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा और निष्पक्षता का सवाल बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे राहुल गांधी की जिद और विपक्ष की सियासी हताशा करार दे रहा है। नंबर गेम साफ तौर पर सरकार के पक्ष में है। ऐसे में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जब विपक्ष के पास आंकड़े ही नहीं हैं, तो क्या ये सिर्फ सियासी स्टंट भर है? क्या लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को विवाद में घसीटना लोकतंत्र के लिए सही है? क्या ये पूरा विवाद सिर्फ एक नेता यानी कि राहुल की नाराजगी से जुड़ा है? क्या इसीलिए जनभावना के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाए जाने का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संसद की कार्यवाही जब भी चलती है या तो हंगामा करना या फिर वॉकआउट कर जाना, मतलब हिट एंड रन वाला जो मामला है ना, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप जब हिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हिट कीजिए, रन क्यों करने लगते हैं, भागने क्यों लगते हैं? अगर आज आपको लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था तो उसके निर्धारित वक्त के अनुसार आपको उस पर बात करनी चाहिए थी। तो आज हंगामा करने लग गए कि जंग में और विदेश मामले में भारत और भारत सरकार की नीति क्या है। आज इसी पर बात करेंगे। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी से, गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले कांग्रेस के नेता के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि एक आदमी के चक्कर में आप लोगों ने संसद को बंधक बना रखा है, ना काम होने दे रहे हैं ना काम करना चाहते हैं। विपक्ष होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग की जो भूमिका होनी चाहिए जगदीश जी, उस भूमिका में भी आप लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। देखिए विद्यानाथ झा जी, अब इनके जो मिनिस्टर गिरिराज जी कह रहे थे अबोध बालक की वजह से, यानी राहुल गांधी को अबोध बालक बोल रहे थे। गिरिराज जी को ज्ञान होना चाहिए कि अबोध बालक कृष्ण भगवान भी थे जिन्होंने कंस को मारा। आज भी वही हालात चल रहे हैं। आज चल कर लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, सीबीआई ईडी के हत्यारे। अरे भाई जितने कानून बनाए 14 साल में विपक्ष को बाहर भगा के बनाए हैं, बाहर बैठा के बनाए हैं, बाहर धक्के मार के बनाए हैं। अब विपक्ष को बात नहीं करने दे, कानून बनाए जा रहे हैं। एक संदेश दे दिया विपक्ष ने, चाहे जितना भी बड़ा विपक्ष हमें पता था
हम नहीं गिरा सकते विश्वास पत्र को। कम से कम मैसेज देना था कि इतिहास समय इतिहास बनाता है, और इतिहास बन रहा है मोदी जी का, योगी जी का, चुनाव आयुक्त का, और इतिहास बन रहा है ओम बिरला जी का। 50-100 साल बाद कहा जाएगा जैसे वीपी सिंह का इतिहास है कि आरक्षण पर देश में आग लगा दी थी, तो इतिहास तो बन रहा है, किसी को माफ नहीं करता। इतिहास महात्मा गांधी का, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, अटल जी का, सरदार भगत सिंह का इतिहास बना है। इतिहास दोहराया जाएगा। जो इतिहास आज बन रहा है, डरपोक प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने मत्था टेक रहा है। ट्रंप मुझे के एक सामने चीज बता दीजिए, आपके जो नेता हैं वो डरपोक नहीं है। इतिहास तो बन रहा है। सुन तो लीजिए, नेता प्रतिपक्ष जो है वो तो डरपोक नहीं है ना। जगदीश जी सुन तो लीजिए मेरी मेरा बात। नेता कोई डरपोक नहीं है। सर सुन रहे हैं कि नहीं? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आपने बोल लिया, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आपके नेता डरपोक नहीं है, बोलिए है ना? आपके नेता अगर संसद में हंगामा करके ही ये दिखाना चाहते हैं कि मैं डरपोक नहीं हूं, आपके नेता बिना नंबर के अविश्वास प्रस्ताव लाकर संसद का वक्त जाया करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, तो ये निशानी है क्या कि आपके नेता डरपोक नहीं है? आपके नेता डरपोक तब नहीं होते जब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते। आपके नेता डरपोक तब नहीं होते कि देश में अगर आम जनता, आम लोगों के बीच के मन की बात को उठाकर वो सरकार के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते। आप लोग अपने दुख से दुखी हैं, उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देश की जनता के बारे में क्या सुनेंगे जगदीश जी? विद्यानाथ झा जी जरा सुन लीजिए, आपको मजे की बात बताऊंगा। जब ये लोग विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी, तो भी इन्होंने सदन नहीं चलने दिया था। आज ये सत्ता पक्ष में तो भी ये नहीं चलने देते हैं, बात नहीं करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं, मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, पुलवामा पर बात नहीं करते हैं, पहलगांव पर बात नहीं करते हैं। भाई विपक्ष का काम है पूछना, और इनको जवाब देना चाहिए। विपक्ष का काम पूछना है जगदीश जी, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ वक्त खराब करना नहीं है। विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना नहीं है। विपक्ष का काम कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना नहीं है। विपक्ष का काम संसद में संसदीय व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है। अपनाओ। जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस, प्रधानमंत्री जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस या विपक्ष की है, अतिथि देव भव सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। आप लोगों को उनकी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहिए, अगर आप लोग देश के लिए सोच रहे हैं तो। ट्रंप ये क्या रहा है कि डीजल लोगे या नहीं लोगे, हमें छूट दे दी है, सरकार चुप बैठी है। भाई विपक्ष तो बोलेगा और सवाल पूछेगा, जवाब इन्हीं शेख चिल्लियों को देने हैं। ये शेख चिल्ली देश में आगे वही जुबान फिर आप लोग संविधान का मजाक बना कर रख दिया। आप लोगों की तो जुबान मजाक बना दिया इन्होंने। आप लोगों की जुबान का मजाक बन रहा है, देश भर में मीम बनते हैं आप लोगों पर। जगदीश जी, आप लोग जब बैठते हैं पैनल में कुछ भी बोलते हैं। बात कर रहे हैं, मेरा नेता राहुल गांधी शेख और चिल्ली आपके जहन से जाते ही नहीं कर रहा है। अवधेश कुमार जी, प्रधानमंत्री चुप क्या विपक्ष का एक ही एजेंडा है? संसद में हंगामा करना, संसद की कार्यवाही को बाधित करना, शोर मचाना। आज अगर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन, जिस पर बेकरार विपक्ष दिखाई दे रहा था, उनका अगर मन था, तो आज क्या इस पर विपक्ष को काम नहीं करना चाहिए था? भले ही उनको पता था कि भाई प्रस्ताव लाकर भी कोई फायदा नहीं है, अलग ही मुद्दे पर शोर शराबा करने लग गए, हंगामा करने लग गए। लोकसभा अध्यक्ष की अविश्वास प्रस्ताव के पहले, राज्यसभा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो खाड़ी में जो कुछ भी हमले हो रहे हैं वो लोकसभा में बयान भी होना है, क्योंकि सारे मांग कर रहे थे कि सरकार अपना पक्ष रखे। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में रख दिया, लोकसभा में उनको बयान रखना था। लेकिन अब विपक्ष का एजेंडा बदल गया कि नहीं, हमको बयान, पूरी चर्चा चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ है। इस समय देखिए, लोकसभा में दो प्रकार के प्रस्ताव विचार के लिए आए थे। एक लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव था जिसमें विपक्षी सांसदों ने दिया था, वह स्वीकार हो गया। भाजपा के एक सांसद ने सब्सटेंसिव मोशन का प्रस्ताव भी दिया था, वो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। अगर वो भी प्रस्ताव है तो पता नहीं, उसको भी स्वीकार करके लाया जाना चाहिए था। उस पर विपक्ष क्या बोलता है? राहुल गांधी जी के समर्थकों को एक ही बात पर वो प्रफुल्लित होते हैं कि एजेंडा तो राहुल गांधी ही सेट करते हैं। वो संसद में बोले ना बोले हंगामा हो जाता है, सारा टीवी डिबेट से लेके बहस उस पर चलती है। आज उन्होंने हंगामा कर दिया तो पूरा आप लोग वही देख रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय एजेंडा सेट कर हंगामा करके सुर्खियों में आने की नीति पर चल रही है। बाहर इस समय भारत को कहा जा रहा है कि भारत ने पीठ झुका दिया, भारत ने अमेरिका के सामने झुक गया, ईरान पर खड़े हो जाओ, ईरान के साथ में खड़े हो। और पवन खेरा जी जब ईरान के
दूतावास में जाए लिखने तो उन्होंने कहा कि करवला का और फलाने का याद रखना जरूरी है, तो करवला लिखते समय उनको सेकुलरिज्म वहां याद नहीं आया। हालांकि वो गए जब विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री वहां से हस्ताक्षर करके शोक व्यक्त करके चले आ गए थे। ठीक है। इस समय की स्थिति है कि आज सबसे पहले विदेश मंत्री का भारत का स्टैंड युद्ध पर क्या है, विदेश में राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं, बीच में उनके नेटवर्क में दिक्कत हो रही थी। अवधेश जी, अभी तक बयान नहीं होने दिया गया। अवधेश जी, राजीव जेटली जुड़ गए हैं क्योंकि मुद्दा ही वही है, वही जवाब देंगे, सरकार वही है, आपकी ही सरकार है राजीव जेटली जी। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि संसद का काम ठीक से चले, संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप लोग क्या जानबूझकर अबोध बालक कभी कभी कुछ भी बोलकर विपक्ष को भड़का रहे हैं और संसद का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है? आप विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है क्या राजीव जेटली जी? आप ये कहना चाह रहे हैं अबोध बालक बोलेंगे तो फिर इसका मतलब देश रुक जाएगा, सारे के सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। अगर बाई चांस बोलेंगे तो सारे सांसद बाहर निकल जाएंगे, मतलब एक व्यक्ति के चक्कर में पूरा देश रोक करके बैठे हैं। अगर वो अबोध बालक नहीं है तो संसद के अंदर बैठना चाहिए ना। 4-4, 5-5 लाख रुपए प्रति मिनट इस देश की गाड़ी कमाई का संसद में लगता है जब सेशन चलता है, और आप संसद के अंदर ना बैठ करके संसद के बाहर बैठ के नारे लगाते हैं। रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, जब जब संसद चलिए ये बाहर बैठे हैं, कभी कपड़े काले पहन लेते, कभी पीले पहन लेते, कभी नीले पहन लेते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है केवल कि अगर आपको लगता है कि आप गंभीर हैं, या सांसद भी अगर इन्हीं की पार्टी के गंभीर हैं, तो उन्हें राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कम से कम अंदर बैठ करके जो प्रश्न उठा रहे हैं उसके जवाब तो लेकर के जाइए। प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी ने अभी बोलना भी शुरू नहीं करा, उससे पहले वॉकआउट कर दिया। महिला सांसदों के साथ उनके ऊपर लगभग अटैक करने की कोशिश करी गई। भाई आप देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप संसद की गरिमा आप बनाएंगे, हम बनाएंगे। और दूसरी बात, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कान पकड़ के बिठा देंगे हम अंदर। भारत पर क्यों नहीं? अरे सुनिए नहीं, अभी आपने बोल लिया ना यार, ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक है। यही काम करते हैं आप संसद में, जो आप की डिबेट पे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यही संसद में करते हैं, यही तो संसद में करते हैं, झगड़े नहीं होते, यही काम करते हैं ना आप करते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तो बोलने नहीं देते, प्रधानमंत्री बोलते हैं बोलने नहीं देते। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं बोलने देते। जगदीश जी एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। राजीव जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। संसद जाने की जरूरत क्या है हमारे को? संसद जाने की जरूरत क्या? यहीं चेहरा उजागर हो रहा है, आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा। ऐसे ही आप प्रश्न उठाते हैं और हम सुनते रहते हैं संसद में भी। जब हम बोलने लगते हैं तो आप भागना शुरू कर देते हैं। भाई आप छोटे बच्चे नहीं जो कान पकड़ के हम बिठा दें यहाँ पे बैठिए और हाथ में डंडा लेके मास्टर जी की तरह। ये गंभीर विषय होते हैं। बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट हैं, कितने 18-18, 20-20 लाख लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद ऐसी बचकाना हरकत करेंगे तो क्या अगली बार आपको चुनेंगे? इसीलिए आपको बार बार लोकसभा क्षेत्र भी बदलने पड़ते हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां की जनता समझ जाती है ये किसी काम के नहीं है, फिर दूसरे में भागना पड़ता है। उत्तर से दक्षिण तक पहुंच गया, बताइए केरला तक पहुंच गए, बचते बचाते डरते डराते कि यहाँ के लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, यहाँ के लोगों के लिए मैं नया होऊंगा, इसलिए गंभीरता से नहीं लेंगे मुझे, गंभीरता से लेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि संसद का टाइम खराब हो। हम चाहते हैं गंभीरता के साथ वहां पर विषय रखे जाएं, उसके जवाब भी लिए जाएं और जवाब दिए भी जाएं। ठीक है, तो आप ये सोचिए, आपने नेतृत्व अपना जल्दी से 20 सेकंड में जगदीश शर्मा आप जवाब देना चाहते हैं राजीव जी की बातों का जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। विद्या भाई पिछले 14 साल से प्रधानमंत्री लोकसभा में जाते हैं, चुप रहते हैं, चुप्पी बैठे हैं। जितने भी कानून इन्होंने आज तक बनाए हैं सब वन वे बनाए हैं। बहुमत का वोट चोरी की बहुमत का फायदा उठाया इन लोगों ने। विपक्ष को बाहर बैठा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। क्या यही काम इनका है? विपक्ष का काम है सवाल पूछेगी सरकार से, उनको जवाब देना है। स्टीम फैट पर चुप रहे, मणिपुर पर चुप रहे, पुलवामा पर चुप रहे, ट्रंप पर चुप रहे, अतिथि देवो भव, और ये जितने भी मोदी ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल चुप है। कहां ले गए देश को भाई? विपक्ष ना पूछे तो कौन पूछे? इनसे ये पूछो सर, वही तो पूछ रहे हैं लोग, वही तो पूछ रहे हैं लोग। एक सेकंड, और यही तो दिक्कत देना है। हाँ, यही तो दिक्कत है। स्वदेशी तो सुनिए, यही दिक्कत है। मैं ऐसी टिप्पणी कभी करता नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई करना। हम स्वदेशी की बात करते हैं, इनको दिक्कत यहाँ पर यह है कि पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। आदि यही आप पर शुरुआत हो जाती है स्वदेशी का विरोध करने की। भाई स्वदेशी नेतृत्व तो प्राप्त करोगे तो स्वदेशी भाषा में भी बोलोगे और स्वदेशी रूप से अपने विचारों को भी रख पाओगे। आप लोगों में आपकी प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, आपके सांसदों की दिक्कत है स्वदेशी। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, हाइब्रिड सिस्टम से काम नहीं चलता, सिस्टम ऑर्गेनिक होना चाहिए तभी काम चलता है।
ऑर्गेनिक सिस्टम होगा तो आपके विचार भी खुल के आएंगे, आपको डरना नहीं पड़ेगा। संसद में बैठेंगे आप, बात भी उठाएंगे और उसका जवाब भी लेंगे। जब सिस्टम हाइब्रिड हो जाएगा तो स्वदेशी तो चुभेगा आपको। ठीक हम नहीं चाहते कोई ऐसी हरकत हो, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने स्वदेशी की बात करी इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, नहीं लेकिन एक सवाल यह है राजीव जी और जगदीश जी कि देश की जनता भी यही चाहती है कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां सरकार से सवाल करें, लेकिन देश की जनता, अखिलेश कटियार जी, ये नहीं चाहती है कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां सिर्फ हंगामा करे, तमाशा करे और जिस दिन संसद में कोई महत्वपूर्ण बिल हो उस दिन प्रतिपक्ष के नेता वहां से नदारत दिखाई दे, वहां खड़े ही नहीं हो। देश की जनता यह नहीं चाहती है कि लोकतंत्र के मंदिर के भीतर कपड़े उतार कर कोई प्रदर्शन करे। देश की जनता यह नहीं चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जिद के लिए या एक पार्टी की जिद के लिए पूरा विपक्ष और पूरा संसद ठप हो जाए। अखिलेश जी। नहीं झा साहब, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत की संसद, आवाज आ रही मेरी जी, भारत की जो संसद है वो भारत के भविष्य को तय करती है, नौजवानों के, किसानों के। लेकिन सरकार की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को महत्वपूर्ण मुद्दों में साथ लेके बात की जाए। और ये जो आज इस पे बात हो रही है, देखिए इस समय 2020 से लेकर 2023 के बीच में लगभग जो 40-50 बिल ऐसे इस सरकार ने पास किए जब अपोजिशन के लोग या तो थे नहीं या बहुत कम थे या शोर शराबे में कर दिए। 2020 में कृषि कानून बिल भी आपने पास किया तो भी आपने वोटिंग नहीं कराई। ये जो बात उठती है सदन को लेके, चाहे दूसरा जो है और भारतीय न्याय संहिता का बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बिल है, ये बड़े महत्वपूर्ण बिल थे। जिन बिलों को लाया गया उस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई और उसके बगैर सरकार ने बनाए, या तो आधे से ज्यादा जो अपोजिशन के विधायक बाहर थे। तो संसद में जो पार्लियामेंट के जो हमारे नेता हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं बिरला साहब, उनको चाहिए कि इस सब तरीके का एक सही वातावरण बनाए, गंभीर चर्चा हो और चर्चा में हम कोई फैसला करें तो वो फैसला जो देश के लिए सही हो, भारत की आवाम के लिए सही हो। ठीक। विनीत सिंह जी, क्या विपक्ष को यह नहीं पता है कि भाई एक प्रस्ताव वो लाने जा रहे हैं, उस प्रस्ताव में मुंह के बल वो गिरेंगे, उसके बावजूद वो प्रस्ताव लाना? जब भी कोई किसी बड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही होती है उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष है उसका गायब हो जाना या खड़े होकर संसद के माहौल के भीतर की गंभीरता और उसकी मर्यादा को नहीं बनाए रखने, ये तमाम आरोप आप लोग लगाते हैं। लेकिन बात तो यह भी है ना, सवाल यह भी है कि आप लोग क्या विपक्ष को नहीं समझ रहे हैं? विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, आप लोग जबरदस्ती उनका मुंह बंद कर देना चाह रहे हैं क्या? विनीत जी। विद्या भाई, पहले तो इस पैनल में बैठ के लोग राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जब तक कि सपा के प्रतिनिधि को इस पर जवाब देना चाहिए। भाई हद है चाटुकारिता का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। इनके पास संख्या बल नहीं है, फिर भी वितंडा फैलाने के लिए काम करना। और ये पहली बार नहीं है, ये 2023 में ओम बिरला के विरुद्ध में ही ये लाने की बात हुई थी, लेकिन संख्या बल उससे भी नहीं था, हिम्मत नहीं कर पाए। जगदीप धनखड़ के विरुद्ध भी उन्होंने काम किया था, उससे भी संख्या बल नहीं थी। मुंह की बल खाते हैं सर, तर्क के सामने इनके मनगढ़ंत जो किस्से हैं वो टिक नहीं पाते हैं। और अभी एक बात हो रही थी कि भैया वन साइडेड बिल पास कराते हैं, मणिपुर का नाम लिया। अरे मणिपुर पर तो चर्चा कर रहे थे, आप भाग के चले गए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे, वंदे मातरम पे, अभी फार्मर इश्यूज की बात आई थी, राज्यसभा से किसने वॉकआउट किया था? एक नहीं विद्या भाई, ऐसे कई वाकया हैं जहां पे कि ऑपोजिशन जो है इंडी अलायंस से सुनना ही नहीं चाहता है। शूट एंड स्कूट आपने बोल दिया और निकल गए। अरे भैया हम तो लेके चलते हैं, आप बैठिए हमारी बात सुनिए ना। महत्वपूर्ण क्या है विद्या भाई कि जो विपक्ष है जो ना अपने जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर है, ना जनता के प्रति गंभीर है। सदन में हर दिन करोड़ रुपया जाया हो रहा है, पर इनको मतलब नहीं है। बात क्या करेंगे? अनर्गल बात, जो कि सरकार जवाब देना चाहती है लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब लुबे लुबाब यही है कि ऐसा नीरस, ऐसा निगेटिव विपक्ष यकीन मानिए विद्या भाई ना आपने देखा होगा ना हमने देखा होगा। और भगवान के लिए कम से कम भगवान श्री कृष्ण की तुलना राहुल गांधी से तो ना किया कीजिए। घनेंद्र भारद्वाज जी, क्या आप लोग संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं? आप लोगों का एक मोटिव है कि भाई सरकार के खिलाफ इतना हंगामा करो, प्रस्ताव कोई भी ले आओ,
चाहे वो पास हो नहीं हो, पता है कि वो गिरना है, लेकिन कम से कम इसी बहाने 2 दिन हंगामा चलेगा और विपक्ष सुर्खियों में बना रहेगा। जैसा अवधेश जी कह रहे हैं, उसी पर डिबेट होगी, वही खबरें अखबार में छपेंगी, सोशल मीडिया पर वही चलेगा। तो विपक्ष की भूमिका क्या सिर्फ सुर्खियों में बने रहना है? विद्यानाथ जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, विद्यानाथ जी, स्पीकर का पद जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और मेरे मानना है कि जब कोई आदमी स्पीकर बन जाता है किसी हाउस का, तो वो एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह होता है। लेकिन ओम बिरला पहले दिन से ऐसे लग रहा है जैसे आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते, कार्यकर्ता की भूमिका में है। पिछले लगातार 2014 से लेके अब तक ओम बिरला ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम करा है। ओम बिरला आज भी भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला का काम क्या है? ओम बिरला का काम यह कि अगर संसद में कोई विपक्ष का सांसद अगर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो उसको उठा के सस्पेंड कर देते हैं, उसको हाउस से बाहर निकाल देते हैं, सरकार से जवाब नहीं मांगते, मंत्री से जवाब नहीं मांगते, प्रधानमंत्री से जवाब नहीं मांगते, विपक्ष के सांसदों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। ओम बिरला आजादी के बाद आज तक के सबसे निकम्मा और नकारा स्पीकर है। ओम बिरला कितने बदतमीज लोग हैं, यही हरकतें करते हैं, यही हरकतें संसद में करते हैं, इसीलिए इनको उठा करके बाहर भेजा जाता है। जब इनके पार्टी की लाइन प्रवक्ताओं के माध्यम से इस तरीके की आई, पार्टी का नेता क्या चाहता होगा? ये बदतमीजी जो आप कर रहे हैं, बदतमीजी जो आप कर रहे हैं। धनेंद्र जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो संवैधानिक पद है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका सम्मान अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, धनेंद्र जी भाई, आपको अगर संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति को बिठाया गया है और चुनकर बिठाया गया है, उसका कम से कम सम्मान करेंगे, शब्दों में सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? विद्यानाथ जी, अरे संवैधानिक पद तो प्रधानमंत्री पद का भी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। अरे भाई, हम देखो तुम्हारा नेता कितना भी गंदा क्यों ना हो, हमने कभी उसको गंदा नहीं कहा। जिसको जब चला रहा है, जो अमेरिका का नौकर बन गया, अमेरिका का एजेंट बन गया है, जो चाइना का एजेंट बन गया, ऐसे प्रधानमंत्री को आप कह रहे हो कि लोकतांत्रिक पद है इसलिए प्रधानमंत्री। ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिए। राजीव जी ठीक है, गणेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए। सर, मैं तो ये पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि भाई आप लोगों के लिए कोई भी संवैधानिक पद रह गया कि नहीं रह गया? एक पद बचा हुआ रह गया था लोकसभा स्पीकर का, उस पर भी आप लोगों ने सवाल उठा दिया। मैं तो विद्या भाई आपसे एक बात बोलूंगा, हमारा मुंह जो है ना, मुंह शब्दों के लिए होता है, गोबर करने के लिए नहीं होता। और डिबेट में भी अगर ये लोग गोबर करना शुरू कर देंगे मुंह से, तो आपको क्या लगता है कि उसका जवाब देना उचित लगता है? इसी तरीके की हरकतें ये संसद में करते हैं, इसी तरीके की हरकतें इन्होंने टीवी पे आके करनी शुरू कर दी। अब ये देश की जनता खुद डिसाइड कर लेती है कि इन लोगों को कहां बिठाना है। यही एक वजह है, आपके सफाई की यही वजह है। बदतमीजी, गंदगी, गाली निकालना, ये परंपरा जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं, ये आपके नेता संसद में दिखाते हैं। अगर आप सोचते हैं इस तरीके की गाली गलौज करके भी आप वो सम्मानजनक तरीके से वहां बैठे रहेंगे, तो ना संसद इसको अलाउ करेगी, ना देश की जनता अलाउ करेगी। इसीलिए धीरे धीरे सफाया होता चला जा रहा है, आपके नेताओं को रोना भी पड़ता है सड़कों पर आकर के, इसीलिए यही वजह है। गुंडागर्दी आप लोगों के डीएनए, बदतमीजी आपके डीएनए में पूरा। नहीं, गुंडागर्दी तो आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है आपको किस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। पार्टी नहीं है, कैसी भाषा लेकर के आए हैं, कैसा अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रेनिंग देके आपको भेजा है। एक बात गणेंद्र भारद्वाज, आप ये कह रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा भारद्वाज जी, रुकिए। गणेंद्र जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सर। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जब से इनकी सरकार आई है तब से तानाशाही शुरू हो गई है। आरोप यह भी है कि जब से आप लोग विपक्ष में बैठे हैं अवधेश कुमार जी, इन लोगों ने अपने शब्दों की मर्यादा को ताक पर रख दिया है, इन लोगों ने शिष्टाचार को ताक पर रख दिया है, पक्ष और विपक्ष के बीच की जो तारतम्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। तो आरोप गंभीर विपक्ष पर भी है अवधेश जी कि आखिर भाई आप अपनी शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। देखिए, आप संसद में आप कैसे बिहेव करें वो भूल जाते हैं। आप अपने मुद्दे से ज्यादा ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं संसद में। अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग जब कोई
अपराध पर खबर लिखते थे तो एक शब्द का प्रयोग करते थे, बड़बड़ दुष्कर्म। अगर गहराई से देखेंगे तो दुर्भाग्य से इस समय जो विपक्ष है उसमें सभी नेताओं को तो नहीं कहूंगा, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में राज्यसभा का विपक्ष हमारे संसदीय मर्यादा के साथ, संवैधानिक पदों के साथ, संसद की गरिमा के साथ बड़बड़ दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन इसकी कोई सजा नहीं है। पहले तो पहले इतने झूठ यहाँ बोले जा रहे हैं, नंगे शब्द का यूज करते हैं। लोकसभा स्पीकर सुनिए, ओम बिरला के कार्यकाल में किसी भी लोकसभा सांसद को सदन से बाहर उठाकर नहीं फेंका गया है। वो फेंका गया था 2 ही बार, जब यूपीए सरकार ने तेलंगाना राज्य का विधेयक पारित कराया था, कभी मार्शल बुला के नहीं फेंका गया। दूसरा, इतने झूठ बोले गए हैं, जितने विधेयक के नाम लिए गए विद्यानाथ जी, उसमें ज्यादातर विधेयक विपक्ष की उपस्थिति में और वोटिंग से पारित हुए हैं। यह झूठ बोला गया है। अब कुछ मामलों में अगर विपक्ष जो है वोटिंग के पहले वॉकआउट कर जाएगा, क्या विपक्ष को धक्का दिया गया तो सरकार क्या करेगी? उदाहरण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में दोनों सदन में विपक्ष ने बहस किया, लोकसभा में 311 बनाम 80 से पारित हुआ, राज्यसभा में 125 बनाम 105। तो आप सोचिए कि कितना झूठ फैलाया जा रहा है इस समय। झूठ बोलना संसद की बात को लेके, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा दुष्कर्म क्या हो सकता है? ठीक है, ओके, अगर आपके पास जगदीश जी बोलना चाह रहे हैं, सामना करिए। ठीक है अवधेश जी, वापस आऊंगा। जगदीश शर्मा जल्दी से। जगदीश जी आ रहा हूँ, गणेंद्र जी आ रहा हूँ। सुनिए, जगदीश जी कहाँ शांत होते हैं? मैं तो आपकी सिफारिश कर रहा हूं भाई को बीजेपी का प्रवक्ता बनाओ। अवधेश जी इतनी मेहनत करते हैं, इतने जेतली भाई भी नहीं बोल पाते। मैं तो आपकी हमेशा मदद करता हूं कि मोदी जी क्यों नहीं देखते आपको, ऐसे प्रवक्ता चाहिए बीजेपी को। जेतली भाई शब्दों की बात करें, मर्यादा अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर करे क्या? इनका गिरिराज सुबह शाम गोबरी करता रहता तो हमें भी वो जवाब देना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नंगे शब्द का यूज करते, भाई प्रधानमंत्री जैसा बोलेंगे हम भी वैसा सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी का सम्मान करेंगे तो हम उनसे ज्यादा सम्मान करेंगे। झूठ बोलकर मैं जवाब भाई जाता है। देखो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार महोदय अवधेश भाई इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री इनको क्यों नहीं ले रहे भाजपा में। ले लेना चाहिए, हम तो खुश है कि कम से कम भाजपा से टक्कर होगी। जब हम पत्रकार से लड़ते तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब हम पत्रकार से लड़ते तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी लड़ाई तो विचारधारा की और भाजपा की है। जगदीश जी, आपको नहीं लग रहा है कि अवधेश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे, समझदार और अपनी भाषा को संयमित रखकर बोलने वाले प्रवक्ताओं की जरूरत कांग्रेस को भी है? डिबेट को फिर आपको नहीं लग रहा है? ये 2 मेरा मुख्य काम है डिबेट में। आपको नहीं लग रहा है कि आपके प्रवक्ता या आप लोग जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, उससे बेहतर होगा कि अवधेश कुमार जी जैसे किसी व्यक्ति को आप लोग पार्टी में हायर कर लीजिए, आउटसोर्स कर लीजिए भाई, कोई बात नहीं, चलेगा। पार्टी के भीतर अगर इस तरह के सदस्य नहीं है तो भाई बाहर से भी तो ला सकते हैं। अवधेश जी को ले लेंगे पर मोदी भगत आएंगे भाई, मोदी भगत है वो नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूं कल ही आ जाओ, अच्छे लोगों की कांग्रेस को जरूरत है। ठीक, पर आ जाओ, पर वो आएंगे नहीं, मोदी भगत आएंगे नहीं ना, क्योंकि आप लोगों की आइडियोलॉजी, आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की जो व्यवस्था आज के दौर में चल रही है ना जगदीश जी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपकी पार्टी से जुड़ने से पहले, वो मोदी जी से सीख, आपके नेता से मिलने से पहले 10 बार सोचता है कि भाई मैं जो ये लोग कह रहे हैं कर रहे, कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कि मर्यादा में रहो, तो भाई प्रधानमंत्री को समझाओ पहले, गिरिराज जी को समझाओ पहले, वो मर्यादा में रहेंगे तो हमसे ज्यादा मर्यादा दिखाएंगे। राजीव जी, सवाल तो ये है ना, राजीव जी, तुम प्रधानमंत्री से रहे नंगा। देखिए, मैं विद्यानाथ जी एक बात बोलना चाहता हूँ। रुक जाए, विद्यानाथ जी एक बात बोलना चाहता हूँ। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि हमारा लाखों रुपया जा रहा है। देखिए, हम किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी के एक नेता के सर्वाइवल के लिए इतनी बड़ी संसद नहीं लगाते। हम इसलिए भी नहीं लगाते हैं कि राहुल गांधी जी को एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले और सारे कांग्रेसी उनके साथ खड़े हो जाए और देश के पैसे की बर्बादी करें। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी विषय उठे उसके ऊपर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अब ये बताइए, लंबा एक गैप है। देखिए, 2014 से शुरू कर दीजिए अब इस बात को। हमने जब जो कदम उठाया, एक कदम ऐसा बताइए जिसके ऊपर इन्होंने सराहना की हो। अरे हमारा तो छोड़ दिए, सेनाओं के ऊपर किसने उंगली उठाई? इन्होंने उठाई। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने उंगली उठाई? इन्होंने उठाई, और माफी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट से।
माफी मांगी। तो अगर ये सोचिए, अगर माफी ना मांगी होती तो हम कहते एक बार को इनको लड़ाई का अधिकार है। जब इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं झूठ बोलता हूं, राहुल गांधी जी ने इस बात को भी कबूल कर लिया कि मैं झूठ बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट पर उठाई, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाई, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उठाई, देश की आर्मी पर उठाई, कोई तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, कोई तो संस्था छोड़ दीजिए हमारी। आप बताइए कि इन सब की मजबूरी, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छे लोग हैं, लेकिन देखिए राजनीति भी कहां पे लाकर छोड़ देती है आदमी को कि जो मन में इनके विचार होते हैं वो नहीं बोल सकते, इनको बोलना वही पड़ता है जो राहुल गांधी जी चाहते हैं। और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो देश के अखिलेश कटियार जी लोगों की भी मजबूरी। अखिलेश जी, आपकी पार्टी और आपके एक सेकंड जगदीश भाई रुक जाइए ना। नेता राहुल गांधी तो कहता है लोकतंत्र और संविधान रुक जाइए, लड़ाई लड़ो। फिर से लोकतंत्र की लड़ाई तो आप लोग 2014 से ही लड़ रहे हैं जगदीश जी। आप लोग मोदी 2014 से ही आप लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही आप लोग सत्ता से बाहर हुए आप लोगों को लोकतंत्र की याद आने लगी, संविधान की याद आने लगी। लेकिन अखिलेश कटियार जी, आप लोगों की क्या मजबूरी है भाई? जगदीश शर्मा जी की मजबूरी तो समझ में आती है कि राहुल गांधी जो बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा। राहुल गांधी जो स्टैंड लेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, उनकी पूरी पार्टी और नेताओं को उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों की क्या मजबूरी है अखिलेश जी? देश और जनता के हित में राहुल गांधी स्टैंड लेते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अभी विद्यानाथ जी अभी एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। 1980 में बलराम जाखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय अपोजिशन के पास सिर्फ 110 सांसद के आसपास थे, लेकिन विपक्ष लेके आया। पीए संगमा साहब के पास के खिलाफ जब 1990 में आया तो भी अपोजिशन के बाद 200 से कम सांसद थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ भी आया। सोमनाथ चटर्जी साहब के खिलाफ आया, तब भी 200 से कम सांसद थे। लेकिन जब अपनी बात उनके रखने की बात होती है, जब सदन को ऐसा लगता है, अगर कृषि कानून जब बिल सदन में पास हो रहा था, अगर इस पे पूरी तरह बहस हुई होती विद्यानाथ जी, तो इसमें हजारों जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनकी शहादत बच सकती थी और बाद में सरकार को भी वो कानून वापस लेने पड़े। चाहे भूमधिग्रहण बिल हो, चाहे कृषि कानून हो, तो सरकार आखिर अपनी एक स्वतंत्र, एक निष्पक्ष, एक बहस क्यों करती है? और अभी जो बात हुई है, जगदीश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अखिलेश कटियार जी, कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है कि वो बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर ठीक है, अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर ठीक है, मैं सोचा एलएसी का बोल रहा भाई, फिर ठीक है बोलो। तो विद्यानाथ जी जो लगभग 3-4 साल के अंदर 2020 से 2023 तक करीब 50 बिल पास किए सरकार ने, या तो अपोजिशन बाहर थी या संख्या कम थी, तो सरकार की नीयत पे सवाल है हमारा। ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए विनीत जी, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया उसी पर वो कह रहे हैं कि भाई आपका जी 10 सेकंड सवाल ही गलत है आपका। आप लोग जब खुद करते हैं तो ठीक है। विद्या भाई, बिहार में कहावत होती है कि इनका दूध भात है, तो ये आपस में जो इंडिया अलायंस लड़ते हैं ना, समझ में आता है नहीं क्या कर रहे हैं, किसके विरोध में बोल रहे हैं। 3 स्पीकर के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आया है, तीनों बार डिफीट हुआ है, इस बार भी डिफीट होकर आप लाने की कोशिश करेंगे। कुछ बातों पे बता दूं मैं। अभी आप विचारधारा की बात कर रहे थे जगदीश शर्मा जी, सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए ना। विचारधारा, क्या विचारधारा? देश के विरोध का विचारधारा, चाइनीजों के साथ या सुरेश की अरे यार चुप कराओ इनको यार, चटुकारता करना वो विचारधारा है। और तो और इनके नेताजी से मिलने में 3 साल का वेटिंग है, और जाइएगा तो पता नहीं किसका बिस्किट खिला देंगे। अवधेश सर की बात का मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि इनका जो बर्बर जो पाप है ना, ये हम देख रहे हैं और जनता इनको सजा दे रही है। देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया, और यकीन मानिए आने वाले 5 और 10 साल में ये बिल्कुल देश की राजनीति में गौन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करण जी, माफी चाहता हूं आपके पास लौट कर नहीं आ पाया दोबारा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद की कार्यवाही को चलने दे। सरकार की जिम्मेदारी होती है चलाए, और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जो गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सवाल जवाब करे और संसद की मर्यादा को बनाए रखे, संसद की कार्यवाही हो, यह विपक्ष को भी तय करना पड़ता है। सिर्फ सवाल उठाकर, सिर्फ मुद्दे बताकर और हंगामा खड़ा कर देना, भाग जाना, यह जिम्मेदार विपक्ष नहीं हो सकता है।